तिलक के संबंध में समझने के पहले दो छोटी सी घटनाएं आपसे कहूंगा, फिर आसान हो सकेगा। दो ऐतिहासिक तथ्य। 1888 में दक्षिण के एक छोटे से परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ। फिर पीछे तो वो विश्वविख्यात हुआ, रामानुजम। बहुत गरीब ब्राह्मण के घर में, बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली, लेकिन उस छोटे से गांव में ही बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुजम की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी। जो लोग गणित जानते हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजम से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, पर वे सब सुशिक्षित, उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था, बड़े गणितज्ञों का साथ सत्संग मिला था, वर्षों की उनकी तैयारी थी। रामानुजम की न कोई तैयारी थी, न कोई साथ मिला, न कोई शिक्षा मिली। मैट्रिक भी रामानुजम पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में मुश्किल से क्लर्की का काम मिला। लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि उसकी गणित के संबंध में कुशलता अद्भुत है, और किसी ने उसे सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे, उनको लिखो। उसने पत्र तो नहीं लिखा, ज्यामिति की 150 थ्योरम बना के भेजती। हार्डी तो चकित रह गया, उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के ज्यामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लग सकता था। उसने तत्काल रामानुजम को यूरोप बुलाया, और जब रामानुजम कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी, जो कि बड़े से बड़े गणितज्ञ था उस समय के विश्व का, वो अपने को बिल्कुल बच्चा समझने लगा रामानुजम के सामने। रामानुजम की क्षमता ऐसी थी जिसका मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता है। अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा। बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे। बुद्धि सोचेगी, हल करेगी, समय व्यतीत होगा। लेकिन रामानुजम को समय ही नहीं लगता था। यहां आप तख्ते पर सवाल लिखेंगे, वहां रामानुजम उत्तर देना शुरू कर देगा। आप बोल भी ना पाएंगे पूरा और उत्तर आ जाएगा। बीच में समय का कोई व्यवधान ना होगा। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे लगेंगे ही, फिर भी जरूरी नहीं कि सही हो। उत्तर सही है या नहीं, इसे जांचने में फिर 6 घंटे उसे गुजारने पड़ेंगे। रामानुजम को सवाल दिया गया और वो उत्तर देगा, जैसे सवाल में और उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि रामानुजम बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहा है। बुद्धि बहुत बड़ी थी भी नहीं उसके पास, मैट्रिक में वो फेल हुआ था। कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी ना था। सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय, मनुष्य से बहुत पार की घटना उसके जीवन में घटी। जल्दी मर गया रामानुजम। उसे क्षय रोग हो गया, वो 36 साल की उम्र में मर गया। जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और 2-3 गणितज्ञ मित्रों के साथ देखने गया। उसके दरवाजे पर ही हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुजम को दिखाई पड़ा तो उसने हार्डी से कहा, आश्चर्यजनक है, आपकी कार का जो नंबर है, ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में। यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं उस आंकड़े की बताई। रामानुजम तो मर गया, हार्डी को 6 महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उसने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीने लगे, तब भी वो 3 ही सिद्ध कर पाया, चौथी असिद्ध रह गई बात। हार्डी वसीयत छोड़कर मरा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए,
क्योंकि रामानुजम ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही। हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो चौथी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में ये खूबी है। रामानुजम को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थीं उसको तृतीय नेत्र कहता है, उसको तीसरी आंख कहता है। और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो, वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई न पड़ रहा हो। करीब करीब हमारी दोनों के आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वो छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात तय थी कि जब भी रामानुजम को कुछ ऐसा होता था तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। हार्डी नहीं समझ पाया, पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए, और अभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरी घटना और तब मैं आपको तिलक के संबंध में कुछ कहूं, तब आपकी समझ में आना आसान होगा। क्योंकि तिलक का संबंध उस तीसरी आंख से है। 1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में, एडगर कायसी। 40 साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर, बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सूझता, और बेहोशी इतनी गहन है कि अब ये शायद ही वापस लौट सके। तीसरे दिन सारी आशा छोड़ दी गई, सब दवाइयां, सब इलाज कर लिए गए, लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था। तीसरे दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं, क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है, एक 4-6 घंटे में युवक मर जाएगा, और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा, जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अचानक चिकित्सक हैरान हुए, वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला। वो बेहोश था 3 दिन से, वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे। हैरानी और ज्यादा हो गई क्योंकि उसका कोमा जारी था, उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था। उसके हाथ में आप छुरी भी भोंक दें तो पता नहीं चलती थी, लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो, मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है, और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं, और अगर 6 घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं। और इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो, मैं 12 घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा। और कायसी फिर बेहोश हो गए। जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के, आशा भी नहीं हो सकती थी कि कायसी को उनका पता हो, क्योंकि वो कोई चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध नहीं था। चिकित्सकों ने कहा और तो करने का कोई उपाय नहीं है, ये निपट पागलपन मालूम पड़ता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेंगी ये हमको भी पता नहीं। लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं। वे जड़ी बूटियां खोजी गई, जैसा बताया था कायसी ने वैसा बना के उसे दिया गया। 12 घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया। और होश में आके वो ना बता सका कि उसने ऐसी कोई बात कही थी, या ये दवाइयों के नाम भी ना पहचान सका, वो जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी पहचानता हूं। उसने कहा ये हो ही कैसे सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई। फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया और उसने अमेरिका में 30,000 लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया, और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला।
और जो मरीज उससे निदान लिया वो सदा ठीक हुआ, निरपवाद रूप से। लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझा सकता था कि उसे होता क्या है। इतना ही कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई निदान खोजने के लिए, मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा है, और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रू मध्य में ठहर जाती हैं, और तब मैं इस लोक को भूल जाता हूं। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, इसे मैं भूलता हूं, इसका मुझे पता है। दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं। लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता, तब तक वो जो निदान मैं देता हूं वो नहीं आता है। निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि एक दो निदान सोच लेने जैसे। रथचाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति परिवार है। उसकी एक महिला बीमार थी और कोई इलाज नहीं बचा था, सब इलाज हो गए थे। फिर कायसी के पास उसको लाया गया। कायसी ने एक दवा का नाम दिया अपनी बेहोशी में। हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी, जो जानते हैं उनकी तरफ से तो वो हमसे बड़े होश में है, जो जानते हैं उनके लिहाज से तो हम बेहोश हैं। सच तो यह है कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान न पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है। पर हमारी तरफ से कायसी ने आंख बंद की, वो बेहोश हुआ और उसने एक दवा का नाम बताया। रथचाइल्ड तो अरबपति परिवार था, सारी अमेरिका में खोजबीन की गई, वो दवा कहीं मिली नहीं। कोई ये भी ना बता सका कि इस तरह की कोई दवा है भी। फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा। कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं। 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी, लेकिन फिर कभी बनाई नहीं। वो सिर्फ पेटेंट है, कभी बाजार में आई नहीं। दवा भी हमारे पास नहीं, पिता मर चुके हैं और वो कभी प्रयोग सफल हुआ नहीं। सिर्फ फार्मूला हमारे पास है, वो हम पहुंचा देते। वो फार्मूला पहुंचाया गया, वो दवा बनी और वो स्त्री ठीक हो गई। लेकिन वो दवा कहीं थी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका कायसी को पता हो सके। दूसरे एक घटना में उसने एक दवा का नाम लिया, बहुत खोजबीन की गई, वो दवा नहीं मिल सकी। साल भर बाद अखबारों में उस दवा का विज्ञापन निकला। वो दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में जब उसने कहा था, तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था। पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था, उस नाम की दवा साल भर बाद बाहर आई और उसी दवा से वो मरीज ठीक हुआ। और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए। वो भी कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं। मुझे पता नहीं कि जब मैं बेहोश होता हूं तब कौन बोलता है, कौन देखता है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं है। पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती। अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे ही तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मूवमेंट होता है। और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं REM, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती। जितनी ऊपर चढ़ने लगती रैम, वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की, वो कम होने लगती है। और जब बिल्कुल फिर हो जाती है आंख, वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं, वहां जाके रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अगति है पुतली की, वही
गहन से गहन निद्रा है। योग कहता है कि गहरी सुसुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में। फर्क इतना ही होता है कि सुसुप्ति में हमें पता नहीं होता, समाधि में हमें पता होता है। गहरी सुसुप्ति में आंख जहां ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है। ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कहीं ये इंगित करने को कि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से ये संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। वो बिंदु द्वार है। उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित हैं वो है, उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है। इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया। तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं। वो तो जो व्यक्ति हाथ रख के आपका बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहां लगाना है। हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता। ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है, ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती। अंदाजन दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है, पर फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं, तो उसी हिसाब से वो बिंदु नीचे आता जाता है। अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वो बिंदु काफी ऊपर होता है। उस बिंदु की अनुभूति से यह भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है समाधि की दिशा में। आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है? कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है? तो आपका वो बिंदु, उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है नहीं घटी है। अगर ऐसी घटना बहुत घटी है तो वो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा। वो करीब करीब दोनों आंखों के समतुल भी आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। और अगर बिल्कुल समतुल बिंदु हो, दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। इतने छोटे इशारे से कि जिसको हम कह सकते हैं इशारा बिल्कुल असंगत।